जब भारत में भयानक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, पता ही नहीं था कि भारत का भविष्य क्या होने वाला है। गांधी जी की हत्या हो जाती है, बंटवारा हो जाता है, सारे अच्छे लीडर्स छोड़ के जा चुके होते हैं, बहुत ही कम बचे होते हैं। 1962 की वॉर, 65 की वॉर, प्रेशर, वर्ल्ड प्रेशर इंडिया पे, कुछ भी नहीं पता कि आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। तभी बैकग्राउंड पे एक हीरो का जन्म होता है। वो भारत देश को अपने कंधे पे उठाता है और अपने अग्नि पंख के साथ अग्नि उड़ान भरता है। किसकी बात हो रही है यहां पे? डॉक्टर अवुल पकीर जैनालाबुद्दीन अब्दुल कलाम। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। आज हम अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। और ना ही एक महान साइंटिस्ट थे, एक टीचर थे, एक प्रेसिडेंट थे, वो सब तो थे ही, वो सब तो सेकेंडरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। दिल बहुत साफ था इनका और बहुत ही ऑनेस्ट थे इंसानियत के प्रति। देखेंगे आज हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूरी चीजें जानेंगे। और ये अगेन अब्दुल कलाम आपको खुद बताएंगे, क्योंकि हम उनकी ऑटोबायोग्राफी, जो कि बेस्ट सेलर रही है पूरे भारत में, विंग्स ऑफ फायर, उसका रिव्यू करने जा रहे हैं। ये वीडियो 2 भाग में आएगा, ये इसका पहला भाग है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सारे हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आज। वैसे तो ये बहुत ही महान इंसान है और एक दो लेक्चर में तो इनको डिफाइन करना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट फिर भी एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए, मैं आपको अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ, और ये प्रॉब्लली मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, कि मैं जो ये ऑटोबायोग्राफी में रिव्यू कर रहा हूँ, बायोग्राफीज में रिव्यू कर रहा हूँ, किसी की लाइफ में बता रहा हूँ आपको, ये एग्ज़ाम, ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर यही मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कोर हिस्ट्री पढ़ाऊंगा या पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा यूपीएससी के लिए, तो वो अलग, वो उसका लेक्चर अलग हिसाब से होगा। आपको ये जानना चाहिए कि ये बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी एक फ्लो की तरह चलती है। अगर स्पेसिफिक सब्जेक्ट को उठाऊं मैं, तो फिर वो पॉइंट वाइज होता है, फिर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसको पढ़ाया जाता है। ये भी देखिए, यूपीएससी में अप्लाइड नॉलेज आती है, आपको भी पता होगा। तो हर एक चीज कब कहाँ क्या पूछ लीजिए, आपको नहीं पता, ठीक है। और वैसे भी एक टीचर वही है जो ना सिर्फ यूपीएससी स्टूडेंट को, बल्कि कोई भी देखे इस लेक्चर को, चाहे वो छोटा बच्चा देखे चाहे हाउसवाइफ देखे, उसको समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा मेच्योरिटी से सुनिए, है ना, चीज़ें एंजॉय करिए लेक्चर को, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, फिलहाल ये सब सेकेंडरी चीज़ें। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम की आज हम पूरी जर्नी देखेंगे। उनका चाइल्डहुड, कैसे किस माहौल में वो पले बड़े, कैसे उनका आगे मतलब जो मिसाइल हिस्ट्री रही है, क्या उनका योगदान था और कैसे उन्होंने भारत को अपलिफ्ट कर दिया। जी हाँ, अब्दुल कलाम, ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ा रोल अगर किसी इंसान का है भारत को ऊपर उठाने में, वो है मिस्टर अब्दुल कलाम। कलाम सर ने पता है ना, भारत को कंधे पे उन्होंने उठाया अपने और ऊपर लेके गए पूरा, बिल्कुल। ये आज हम देखेंगे। फिर कलाम सर साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट कैसे थे, इंजीनियर कैसे थे वो, फेलियर्स देखेंगे। देखिए, साइंटिस्ट का जीवन ना बड़ा टिपिकल होता है भाई, इतना आसान नहीं होता है। थॉमस एडिसन के 1000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट है, सुनने में बड़ा, आप खुद सोचिए कि अगर आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, कोई भी इंसान कंपटीशन दे रहा है, वो 1000 बार फेल हो रहा है। अरे 50 बार में इंसान का हौसला टूट जाता है, 1000 तो बहुत। तो ये फेलियर्स बहुत होते हैं फिजिक्स फील्ड में, साइंस की फील्ड में, ठीक है। ये बड़ा मिसाइल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम पूरी इंडिया की न्यूक्लियर हिस्ट्री और मिसाइल हिस्ट्री जानेंगे। एनर्जी, अभी जो जैसा कि आपको पता होगा, भारत नहीं बन पाया। एनपीटी क्या है, अग्नि क्या है, पृथ्वी क्या है, उस समय क्या हालात थे जब ये सब न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, और आज इंडिया कैसा है, इंडिया इन द वर्ल्ड। तो ये सारी हम चीजें जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब फैक्ट्स हैं। अगेन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। एपीजे अब्दुल कलाम, उनका जो फुल नाम था अबुल पकीर जैनालाबुद्दीन, उनके 4 फादर्स थे बेसिकली। जैनालाबुद्दीन उनके पिताजी थे। देन ही, आपको पता ही होगा, वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में उनका जन्म हुआ था और 27 जुलाई 2015 में उनकी डेथ हो गई थी शिलोंग में। वो सब हम, ये सारी चीज़ें हम आगे कवर करेंगे जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा। प्रोफेशन, ये तो बहुत कम है।
प्रोफेसर, एरोस्पेस साइंटिस्ट, ऑथर, वैसे तो बहुत सारी चीजें थी वो। टीचर, एक्चुअली उनको ज्यादा टीचर कहलाना पसंद था। ठीक है, चलिए चाइल्डहुड पे आते हैं अब हम डायरेक्ट अगेन। देखिए, चाइल्डहुड सबसे अच्छा होता है मेरे ख्याल में। बचपन सबसे अच्छा होता है। हर कोई इंसान बचपन को बहुत इंजॉय करता है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। देखिए, अब्दुल कलाम जो थे ना, वो बहुत अमीर घर के नहीं थे, थोड़े से गरीब घर थे। उनके जो पिताजी थे जैनल आबुद्दीन, वो एक बोटमैन थे, वो बोट चलाते थे रामेश्वरम में। ठीक है, तो कोई उनकी फॉर्मल एजुकेशन तो थी नहीं, ना ही बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, तो गरीब थे, तो उनको स्ट्रगल करना पड़ता था। तो एक बार बताते हैं, अब्दुल कलाम 1931, मतलब 1930s और 40s के बीच में, कि एक बार साइक्लोन आता है। आपको पता ही है, रामेश्वरम कोस्टल एरिया है, तो वहां पे सब चीजें बहुत कॉमन है। और एक बार साइक्लोन, भयानक साइक्लोन आता है, और पूरी की पूरी उनकी बोट को उड़ा ले जाता है। एक ही जरिया होता है कमाने का, वो खत्म। तो फिर बहुत मुसीबतें आ जाती हैं। फिर उसके बाद कलाम सर खुद भी न्यूज़पेपर भेजते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। उस समय वर्ल्ड वॉर 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, 8 साल के ही होते हैं। टैमरिंड सीड्स होते हैं, उनको बेचा जाता है। इमली के जो सीड्स होते हैं, उनको बेचा जाता है वर्ल्ड वॉर के लिए, है ना। काफ़ी चीज़ें वो करते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए, बहुत छोटी सी उम्र में। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, मैं आपको बताता हूँ आज भारत की कंडीशन क्या है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप नहीं है, जो कि हमारे लिए एक दाग, एक धब्बा है। ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या मतलब है? अगर कलाम सर को अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, तो वो आज भी न्यूज़पेपर ही बेच रहे होते, या फिर किसी दुकान में काम कर रहे होते। हमारे टैलेंट वेस्ट होते हैं। एक इंसान जो बहुत गजब का, जिसका दिमाग होगा या बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशन कर सकता है, वो या तो आज कबाड़ बेच रहा है या फिर कूड़ा उठा रहा है, और उसकी पूरी जनरेशन यही करेंगी। अब्दुल कलाम सर के साथ बिल्कुल उल्टा हुआ। कलाम सर भले ही बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रगल उनकी लाइफ थी, लेकिन उनकी फैमिली का उनको बहुत तगड़ा सपोर्ट था। गजब का उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात यह थी, उनके पिताजी एक बहुत ही नोबल इंसान थे। भले वो बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन वो बहुत नोबल थे, बहुत सपोर्ट करते थे। कलाम सर के टैलेंट को पता था कितने टैलेंटेड है वो। उनके जो फ्रेंड, जो दो लोग थे शुरुआती लाइफ, जो सबसे ज्यादा उनकी लाइफ को जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया, वो थे एक जलालुद्दीन और शमशुद्दीन। जलालुद्दीन और कलाम सर का एज डिफरेंस 15 साल का था। 15 साल बड़े थे जलालुद्दीन, लेकिन तब भी, और जलालुद्दीन भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी कलाम सर को वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताते थे। साइंस के बारे में वो चीजें बताते थे, वो देश के बारे में चीजें बताते, बड़े इंटेलेक्चुअल टॉक्स करते थे। तो कलाम सर बड़े इन्फ्लुएंस उनके। अगेन शमशुद्दीन एक, अगेन उनके कजन थे, और बहुत ज्यादा उनसे वो क्लोज थे। ये सब बहुत सपोर्ट करते थे। उनकी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी ही नहीं, लेकिन जब भी वो सोने जाते थे, बेड टाइम स्टोरी बताती थी वो। और बेड टाइम स्टोरी क्या होती थी? कुरान की कहानी है, जो भगवान ने बोला है। जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट है ना, वो बेसिकली भगवान ने, वो उपदेश हैं भगवान के, भगवान की सेइंग्स हैं। अल्लाह ने जो बोला है, जो एक सही रास्ता होता है जिंदगी जीने का, वो कलाम सर को शुरू से ही मिला। इसीलिए वो उनकी आदत बन गई, और बाद में उन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद अपना हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं वो, श्वार्ट्स हाई स्कूल में, रामनाथपुरम में। ये सारी चीजें होती हैं इन बिटवीन। तो अब देखते हैं कि कलाम सर कॉलेज में कैसे थे। देखिए कलाम सर कॉलेज में, ये बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए, उस समय तो रामेश्वरम में क्या था कि सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे कोई बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एजुकेशन का स्कोप नहीं था, तो त्रिची जाते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं शायद भूल गया थोड़ा। वो एक एक इंसिडेंट होता है जब कलाम सर 5th क्लास में होते हैं, तो एक इंसिडेंट होता है। देखिए, उनके फ्रेंड्स बहुत थे, है ना। तो क्योंकि उनका नेचर बहुत अच्छा था, तो अच्छे फ्रेंड्स थे उनके। तो उनके एक फ्रेंड होते हैं रामनाथन शास्त्री। तो क्या होता है कि वो क्लास में जाते हैं, तो दोनों लोग, अब रामनाथन शास्त्री हिंदू, कलाम सर मुस्लिम। रामनाथन शास्त्री ब्राह्मण, और वो कलावा, जो आपने देखा होगा, कलावा बांधा जाता है, सेक्रेट थ्रेड होता है हिंदुओं में। दोनों बड़े गहरे दोस्त। उस समय तो भैया कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, स्कूल में गए, टीचर ने देखा, अरे मुस्लिम हिंदू के साथ बैठा है, कलाम उठो पीछे जाओ। कलाम सर बेचारे सीधे साधे उठ के चले गए। लेकिन कलाम सर क्या देखते हैं, रामनाथन शास्त्री रो रहे हैं।
वो बहुत रोते हैं रामनाथन शास्त्री की कलाम सर को पीछे वाली बेंच पे बिठा दिया और मुझे यहाँ पे बैठा दिया। तो ये एक थोड़े से अच्छे जेस्चर्स, अच्छे इंसिडेंट हैं, एक स्माइल लाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो फिलहाल अब हम कॉलेज पे आते हैं डायरेक्ट। देखिए कलाम सर त्रिची जाते हैं, त्रिची जाते हैं, वहाँ पे सेंट जोसेफ में एनरोल होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे भी अगेन मैं ये बोलूँगा कि जो कलाम सर थे ना, उनका नेचर इतना गजब था कि जो टीचर्स थे वहाँ के, वो बहुत सपोर्ट करते थे। वहाँ के जो डीन थे, जो फादर थे, सोलोमन थे, वो बहुत अच्छी इनसे फ्रेंडशिप हो गई थी। आप देख सकते हैं कि कैसे कलाम सर कनेक्ट करते थे दूसरों के साथ। कितना अच्छा नेचर, कितने काइंड रहे होंगे, कितने हम्बल रहे होंगे कि हर कोई उनको सपोर्ट करता है उठा के, है ना, बहुत सपोर्ट करते थे पूरे। तो उसके बाद वहाँ पे एनरोल होते हैं, बीएससी की डिग्री भी वहाँ से हासिल करते हैं। एक दो इंसिडेंट, थोड़े फनी इंसिडेंट होते हैं। एक बार क्या होता है कि कलाम सर ऐसे कॉरिडोर में टहल रहे होते हैं। तो अब जब कलाम सर कॉरिडोर में टहल रहे होते हैं तो क्या होता है कि अक्सर आपने आपने भी कभी ना कभी स्कूल में एक्सपीरियंस किया ही होगा कि गलती से आप किसी और की क्लास में चले गए। तो कलाम सर किसी और की क्लास में चले जाते हैं, 10th क्लास होती है तो उसमें चले जाते हैं तो कैसे। तो वहाँ पे टीचर जो होते हैं, मैथ्स टीचर होते हैं, मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं, ऐसे गला पकड़ते हैं कलाम सर का। कलाम सर सीधे साधे इंसान, पूरी क्लास को गला पकड़ के ऐसे एकदम नेक से उनका गला पकड़ के बिहाइंड से दिखाते, ये देखो तुम्हारे फ्यूचर साइंटिस्ट ये बनेंगे। इतना भी तमीज, इतनी भी अकल नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बड़ी बेइज्जती होती है कलाम सर की। वो मैथ्स टीचर होते हैं, उन्हीं के सब्जेक्ट में वो टॉप करते हैं। और उसके बाद वो जो टीचर होते हैं वो पूरी मॉर्निंग असेंबली में फिर उनकी तारीफ करता है कलाम सर की कि ये एक बार मैंने इसको ऐसे किया था और आज इस लड़के ने टॉप किया है, बहुत टैलेंटेड लड़का है। देखिए मॉर्निंग असेंबली जो होती थी ना, सबको याद होगी स्कूल में भैया, अगर वहां पे बेइज्जती होती थी तो वो याद रहती थी, और अगर वहां पे तारीफ होती थी तो याद रहती थी। मॉर्निंग असेंबली के जो दर्द होते हैं और जो अच्छे पल होते हैं वो भैया कोई भूलता नहीं है। आई होप आपने वैसे तो खराब एक्सपीरियंस नहीं एक्सपीरियंस की, खराब चीज़ें नहीं एक्सपीरियंस की हो तो ये ज़्यादा बेटर है। तो ये सारी चीज़ें थी, बीएससी डिग्री को हासिल करते हैं वो। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फिजिक्स की बात करेंगे। ठीक है, देखिए इस बुक में विंग्स ऑफ फायर में जब आप पढ़ेंगे ना, तो इसमें बेसिकली पूरी इंजीनियरिंग है। हाँ, कलाम सर ने पूरी रॉकेट इंजीनियरिंग को खोल के रख दी है। अब वो तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो फिर बहुत ही लंबा लेक्चर जाएगा, है ना। तो वहां सर बोलते हैं, कलाम सर ये बोलते हैं कि जब मैंने मतलब जब बीएससी करते करते मैंने ये समझ लिया था कि फिजिक्स उनका सब्जेक्ट नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। देखिए फिजिक्स क्या होती है ना, पहले तो मैं आपको फिजिक्स के बारे में बता दूं। हर चीज फिजिक्स है इस दुनिया में। एक देश तभी डेवलप करता है जब उसकी फिजिक्स डेवलप होती है। फिजिक्स के बिना कुछ नहीं है, और जितने भी आप सारे सब्जेक्ट को कंबाइन कर देंगे ना, हर एक चीज फिजिक्स से निकली और सब सब्जेक्ट को कंबाइन कर दीजिए, तो अल्टीमेटली लास्ट में फिजिक्स पे ही जाके रुकेगी। फिजिक्स से ही सब कुछ है, फिजिक्स से इकोनॉमी है, फिजिक्स से फिलोसफी है। फिजिक्स नहीं है तो कुछ नहीं है, वही मेन सब्जेक्ट होते हैं, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। पूरा यूनिवर्सिटी उसी पे चल रहा है ना। तो वो बोलते हैं कि अब फिजिक्स बहुत ब्रॉड है, लेकिन इंजीनियरिंग क्या होती है, वो उसकी अप्लाइड ब्रांच है। फिजिक्स को किस तरह से अप्लाई करना है चीजों में, उसको कहते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अगर मुझे ये चीजें करनी है तो मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो दाखिला रहते हैं, सिलेक्शन होता है, पैसे ही नहीं होते। पैसे ही नहीं होते, 1,000 रुपए की जरूरत होती है, बहुत सख्त थे उस समय। अब वो कहते हैं अब मैं क्या करूं। तो उनकी जो सिस्टर होती है जोहरा, वो अपने सोने के कंगन जो होती हैं, अपनी सोने की चेन गिरवी रखती हैं जाके। और कलाम सर को इतना खराब लगता है कि मतलब मेरी पढ़ाई के लिए लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और कलाम सर फिर प्रतिज्ञा लेते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं इस दुनिया में सबसे टॉप पे पहुंचूंगा, और जिन जिन्होंने भी मेरे लिए कंट्रीब्यूट किया है उनको मैं बिल्कुल रिटर्न गिफ्ट दूंगा। बिल्कुल एक क्या कहते हैं, प्रॉपर रिजल्ट दूंगा मैं। तो ये सारी चीजें होती है, और खैर उन्होंने दिया भी भैया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे, मिसाइल हिस्ट्री पूरी, पूरे भारत को उन्होंने बदल के रख दिया। आज जो भी डिफेंस सिस्टम है ना, उसमें 80 to 90% योगदान कलाम सर का है। जितनी भी चीजें हैं हमारी डिफेंस की, चाहे वो टैंक हो चाहे मिसाइल्स हो, वो सब कलाम सर की देन है। एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि इस मूवी के, ये एक्चुअली एक तरह की आप मूवी की ही तरह लीजिए। लीड रोल तो, हीरो तो कलाम सर है, लेकिन बैक ड्रॉप में जो काम कर रहे हैं ना, जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, सपोर्टिंग एक्टर, उनका भी बहुत रोल है। आगे बताएंगे हम कैसे। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद फिर वो एमआईटी से बहुत ही गजब तरीके से अपने इंजीनियरिंग को पास करते हैं।
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ब्रांच होती है वो। टीचर्स अगेन बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल जो है बैंगलोर में, आपको पता ही होगा कि जब इंजीनियरिंग खत्म होती है तो एज अ ट्रेनी समर ट्रेनिंग या चीज़ों को मतलब एज अ ट्रेनी लोगों को भेजा जाता है अलग अलग सेक्टर्स में, तो वहाँ पे वो फिर एनरोल होते हैं। वहाँ पे जब पूरी तरह अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद फाइनली वो प्रॉपर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बन जाते हैं। आगे देखते हैं। देखिए द राइजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से कलाम सर की मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनने की शुरुआत हो जाती है। जब वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं तो उनके पास दो ऑप्शन रहते हैं। देखिए पहली बात तो वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे, क्योंकि वहां पे दो डी कमीशनड एयरक्राफ्ट थे एमआईटी में। वो घंटों घंटों तक उसे निहारते रहते थे। वो उड़ना चाहते थे, वो चाहते थे मेरे पंख हो तो मैं उड़ जाऊं, है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो अब ये बहुत ही डेस्परेटली चाहते थे, तो दो अपॉर्चुनिटीज, दो रिक्रूटमेंट आती हैं। एक तो डीटीपी डीटीटी जो कि अगेन आपकी एयर इंडिया की, और एक एयरफोर्स की में। ये दो जॉब आती है एक एयरफोर्स की और एक आपके दिल्ली की, ठीक है, डिफेंस सेक्रेटेरिएट की। दोनों जगह इंटरव्यू देते हैं। एयरफोर्स के लिए देहरादून जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। 9 बच्चे सिलेक्ट हो 8 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है 22 में से, और कलाम सर 9वें स्थान पे रहते हैं। इतना ज्यादा वो उस समय डिसअपॉइंट होते हैं, इतना ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, और वो एयरफोर्स उनका सपना होता है। तो आपको पता ही होगा कि हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, अमिताभ बच्चन ने के विषय में बताया था कि उन्होंने ये कहा था कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। अगर आपके मन की नहीं हो रही है तो इसका मतलब भगवान के मन की हो रही है ना। तो वहां पे खड़े होते हैं। जब सिलेक्शन नहीं होता है, देहरादून आपको पता ही है, देहरादून तो भैया देवभूमि है। वहां पे तो केदारनाथ बगल में और बद्रीनाथ सारे रास्ते वहीं से ही गए हैं बेसिकली। तो क्लिफ होती है, माउंटेन की क्लिफ पे ऐसे वो खड़े होते हैं। माउंटेन एरिया है, अगर आपको पता होगा कि देहरादून अगर आप उत्तराखंड में के होंगे और वहां पे रहते होंगे तो वहां पे वो क्लिफ पे खड़े रहते हैं। शिवानंद आश्रम होता है वहां पे, उनसे वो मिलते हैं। तो शिवानंद सर, जो शिवानंद आश्रम वहां के जो स्वामी शिवानंद है, कलाम सर बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, वो भांप लेते हैं और कलाम सर उनसे ये चीजें डिस्कस करते हैं। तो वो बहुत गजब की चीज बताते हैं स्वामी शिवानंद कलाम सर को, कि देखो बच्चे, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो। हो सकता है तुम्हारी किस्मत में ये बनना ना ही लिखा हो। अपने ड्रीम को मत छोड़ो। उनका कहने का मतलब ये होता है, जैसा कि मैं भी आपको हमेशा बताता हूं, मतलब मैं क्या बताता हूं, ये तो लिखा हुआ है। ये जो प्रेयर्स होती हैं और ये जो चीजें अगर आप सोच, देखिए, वॉट यू थिंक यू बिकम। आप जो बोलते हैं, आप जैसा अपने आप को सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। ऐसा क्यों होता है? हमारा दिमाग ना, ये एक तरह से यूनिवर्स है। इसमें करोड़ों न्यूरॉन्स हैं, और इससे निकलती है, अब जो भी थॉट सोचते हैं, एक आम इंसान के पूरे पूरे दिन में 1 लाख थॉट्स आते हैं। हर थॉट की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और जब आप रात में, यही ये शिवानंद यही सेम चीज उनको बताते हैं, कि जब आप रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। सबसे ऐसा होता है ना कि घर में कभी वोल्टेज बहुत ज्यादा आता है और कभी बहुत कम आता है ना। अक्सर गर्मियों में रात में वोल्टेज कम हो जाता है, क्यों, लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन बाकी टाइम सही रहता है। तो वो कहते हैं कि रात में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती हैं। और जब आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हो कलाम, तो ये मिलती है यूनिवर्स से। और जब ये यूनिवर्स से मिलती है तो वही आपके पास वापस आती है। पूरा साइंटिफिक है, क्वांटम मैकेनिक्स, किसी दिन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो चीजों को पकड़ के रखो दोस्त, अपने सपनों को मत छोड़ो। और ये कलाम सर भी बाद में यही कहते थे, है ना। ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स ऑलवेज ट्रांसेंड, यही कलाम सर की कोट है ना। तो वो कहते थे अपने सपने को पकड़ के रखो, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो। नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हो जाएगा। चीजों को बिल्कुल पॉजिटिव रहो और आगे बढ़ो। हर चीज को छोड़ के आगे आगे बढ़ो। फिर उसके बाद वो इंडियन मिनिस्ट्री में आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मुझे भी, मेरी भी तबीयत सही नहीं है इस समय। तो इंडियन मिनिस्ट्री में उनको अपॉइंट किया जाता है एज अ सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो आगे देखते हैं। चलिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, ये तो बात हुई कलाम सर की कॉलेज पढ़ाई और वहां से निकलने की। अब हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। हिस्ट्री जानते हैं भैया भारत की, ये इंटरेस्टिंग है। देखिए, पहली बात तो ये है कि
अभी मिसाइल हिस्ट्री इंडिया की शुरू नहीं हुई है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बेसिकली कुछ भी नहीं हुआ है। 1962 की वॉर हो चुकी है चाइना की, 65 की वॉर हो चुकी है, भारत पे भयानक प्रेशर है। अब इससे पहले आपको जानना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले कि ये सारी चीजें क्या हैं, ठीक है। एनपीटी, एनर्जी एंड एमटीसीआर, ये सब चीजें आखिर है क्या और इनका अस्तित्व क्या है, और उस समय भारत की क्या दिक्कतें थी जो कि बाद में कलाम सर ने रेटिफाई की, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एनपीटी की। पहली बात तो ये है कि ये दुनिया और ये जो भी इंडिया है ना, ये बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ता रहता है। जैसे बच्चे होते हैं छोटे, ऐसे एक दूसरे से लड़ता रहता है और ऐसे ही रूल्स बनाता है, अगर आप देख लें तो। मुझे तो लगता है इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल एंड ऑल दीज थिंग्स आर जस्ट ऐसे ही, मतलब दिल बनाने के लिए दिल बहलाने के लिए ही होती है ना। एक्चुअली में तो सब बच्चे ही हैं देखिए एनपीटी में क्या होता है 1968 में एनपीटी खुलती है, एक ट्रीटी होती है, नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी। इसमें क्या होता है कि आई एम सॉरी, 1945 में यूनाइटेड नेशंस फॉर्म होती है, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। अब देखिए यहां कितना बड़ा डिप्लोमेटिक डिसीजन और कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजन होता है। एनपीटी 1968 में खुलती है। देखिए जब भी कोई ट्रीटी खुलती है तो तुरंत अप्लाई नहीं होती है, पहले उस पर साइन चाहिए होते हैं। एक उनका बाकायदा एक प्रोसीजर होता है कि अगर इतने साइन आ गए तो हम इस ट्रीटी को लागू कर देंगे। तो होता क्या है इस ट्रीटी के अंदर कि 1968 के पहले जिन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं वो न्यूक्लियर नेशंस हैं, और 1968 के बाद जो भी न्यूक्लियर टेस्ट, पहली बात तो अगर आपने ट्रीटी साइन किया आप न्यूक्लियर टेस्ट कर ही नहीं सकते, आप न्यूक्लियर नेशन नहीं कहलाएंगे। 1968 से पहले अगर आपने न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं जो भी, तभी आप एक न्यूक्लियर नेशन है। और 1968 से पहले खाली 5 नेशन ने न्यूक्लियर टेस्ट किए होते हैं जो कि आज परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के। यूएसए, रशिया, फ्रांस, आपके क्या कहते हैं कि यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना एंड यूके, बस यही पांचों ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, मतलब एक न्यूक्लियर नेशन को इनको रेटिफाई किया जाता है। तो भारत बोलता है कि यार एक बात बताओ, हम अगर इसको साइन कर दें 1968 में इसको लागू किया जाता है, 1970 में 1968 में ये खुलती है साइन के लिए और 1970 में इसको लागू किया जाता है, हम तो इसको साइन कर दें। लेकिन ये जो 5 महानुभाव बैठे हुए हैं अगर कल को हम पे अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे, हम नहीं साइन करेंगे। तो एनपीटी मतलब वहां पे जो भी थे उन्होंने कहा कि अरे अगर आप इतने शांति प्रिय नेशन हैं, अगर आप नहीं साइन करेंगे तो वर्ल्ड को नेगेटिव मैसेज जाएगा। उनका नेगेटिव मैसेज तो आप दे रहे हैं, ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है पूरा पूरा। अरे आपने एक डेट बता दी कि 1968 में से पहले जिन्होंने जिन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया है वो आपके न्यूक्लियर नेशन, और हम लोग कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये एक डेट पे थोड़ी ना काम होता है। ये कौन सा प्रोविजन है, हमको नहीं साइन करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है नहीं कीजिए। 25 साल बाद फिर मिलती है। देखिए 191 स्टेट्स ने अभी तक टोटल साइन की हुई है, 4 स्टेट्स ने अभी तक इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसमें एक इंडिया है, एक पाकिस्तान है, एक इजराइल और एक साउथ सुडान है। नॉर्थ कोरिया तो खैर पागल है ही है, उसको तो भूल ही जाइए। वो 1985 में नॉर्थ कोरिया, देखिए हुआ क्या था ना कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी तो ये वर्ल्ड की डायनामिक्स थी ना, दो चीज में डिवाइड हो गई थी, एक डेमोक्रेसी और एक कम्युनिस्ट। यूएसए डेमोक्रेसी को लेकर चल रहा था और रशिया कम्युनिस्ट को लेकर चल रहा था। तो बहुत सी कंट्रीज यूएसए के साथ थी जो डेमोक्रेसी चाहती थी, और बहुत सी कंट्रीज रशिया के साथ होगी जो कम्युनिज्म चाहती थी। इसी पे बेसिकली पूरा खेल हुआ है। और नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट कंट्री है। तो नॉर्थ कोरिया 1985 में इसने साइन की थी, लेकिन फिर उसने विड्रॉ कर ली 2003 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। तो अब उसके बाद 25 साल बाद फिर मिलती है न्यूयॉर्क में, है ना। तो फिर वो फिर इंडिया, सब लोग टेबल पे बैठते हैं और इंडिया अब सोचता है कि शायद कुछ अच्छा होगा। तो वहां पे बस एक चीज अच्छी होती है कि जितने भी वहां पे अथॉरिटीज बैठती हैं वो इंडिया से ये बोलती हैं कि आप ऐसा करो, इस ट्रीटी को साइन कर दो। 1995 की बात है ये, इस ट्रीटी को साइन कर दो, और जो आपके परमानेंट नेशंस हैं जिन्होंने जिन्होंने भी न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं वो अपने वो मतलब उसको डिस्पोज कर देंगे, लेकिन टाइम हम नहीं बताएंगे। तो इंडिया ने कहा यार ये क्या बात है, आप डिस्पोज कह रहे हैं कर देंगे न्यूक्लियर वेपन्स को अपने, और आप टाइम नहीं बता रहे भैया, कब 100 साल बाद करोगे, 200 साल बाद करोगे। ये या तो हमको एक डेफिनेट टाइम दो, चलो हम साइन करने को तैयार है, आप हमको एक डेफिनेट टाइम दे दो, हम नहीं करेंगे साइन। इंडिया फिर साइन नहीं करता है और वो ट्रीटी फिर लटक जाती है।
1998 में पोखरा टेस्ट होता है। अच्छा, इससे पहले 1974 में होता है पोखरा टेस्ट, इंदिरा गांधी के समय में होता है। नाम क्या था उस पोखरा टेस्ट का? बहुत ही बेहतरीन नाम था और एक वर्ल्ड मैसेज दिया था इंदिरा गांधी ने। वो नाम को बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से रखा गया था उस ऑपरेशन का। बहुत बढ़िया नाम था। क्या नाम था? कमेंट बॉक्स पे लिखिए। तो 1998 में अगेन पोखरा टेस्ट होता है। अब यहां पे देखिए क्या होता है, बड़ी कॉमेडी ऑफ एरर्स। अमेरिका उस समय बिल्कुल, देखिए इस समय डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं, उस समय बिल्कुल अलग थे। अमेरिका बिल्कुल सपोर्ट करता था उस समय पाकिस्तान को, भारत को सपोर्ट ही नहीं करता था बिल्कुल। 1998 में जब अटल बिहारी के टाइम पे न्यूक्लियर टेस्ट होता है पोखरण में, अमेरिका का होता है दिमाग खराब। वो बोलता है कि ऐसा है भारत, तुम अपनी औकात मत भूलो, एक छोटे देश हो तुम, हम तुमको खत्म कर देंगे, तुम्हारे ऊपर वॉर छेड़ देंगे, तुम्हारी सारी मिसाइलों को हड़प लेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे खत्म हो जाओगे तुम, नेस्तनाबूद कर देंगे तुमको। इंडिया बोलता है कर दो, हम तो यही करेंगे, हम यही करेंगे। हमारे पड़ोसी अगर चाइना और पाकिस्तान जैसे हो तो हम क्या चुप बैठेंगे? हम यही करेंगे, हम और न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, हम किसी से धमकी से डरने वाले नहीं हैं, हम और भी आगे टेस्ट करेंगे, आपको जो करना है कर दो। अमेरिका कहता है अरे वाह, पर निकल आए भैया भारत के, इधर आओ बेटा इधर आओ। तो अमेरिका इंडिया को अपने पास बुलाता है, कंधे पे हाथ रखता है एक बड़े भाई की तरह अमेरिका इंडिया के, और बोलता है देखो ठीक है तुम न्यूक्लियर टेस्ट करो, लेकिन पहले एक डॉक्ट्रिन बनो। इंडिया भाई सीधा साधा देश, ठीक है, हम एक अपने डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल्स, हम एक प्रिंसिपल बना देते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हैं। वो एक पूरा अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का प्रिंसिपल बना लेता है कि एक पीसफुल एनर्जी के लिए यूज होगी। कहता है इसको पीसफुल, अमेरिका कहता है इसको पीसफुल एनर्जी के लिए यूज करना, कहता है ठीक है। कहीं अटैक मत करना, ठीक है। पहले तुम वॉर मत करना, ठीक है। सारी चीजें भारत मान गया। इधर पाकिस्तान, भारत ने बिल्कुल एक अपनी डॉक्ट्रिन बनाई है, पाकिस्तान की कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है उनका। जब अगर उनका जब चाहे मन किया किसी पे भी न्यूक्लियर बम छोड़ सकते हैं, और नॉर्थ कोरिया का भी यही हाल है। पाकिस्तान ने यहां तक कह दिया था अभी कुछ साल पहले तक कि पाकिस्तान ने छोटे छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए हैं। इसका मतलब ये होता है वो छोटे छोटे न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, और अगर आप वो स्पेसिफिक, जैसे मान लीजिए कि मुंबई में छोड़ दिया तो मुंबई खत्म, ऐसे स्पेसिफिक टारगेट्स पे छोड़ा जाता है। इंडिया बोलता है यार ये क्या पागलपना कर रहे हो भैया, पाकिस्तान मेरी तीसरी पॉलिसी सुन लो, जो मेन मेन मेरी गाइडलाइन का हिस्सा है। तुम अगर हम पे एक बम मारोगे तो हम 100 बम मारेंगे। भारत की ये नीति रही है डिस्प्रोपोर्शनेट वॉर, मतलब कि अगर आप हम आप पे पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने हम पे एक कुछ भी, अगर आपने चिंगारी भी यहाँ पे आपने लगा दी तो हम फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, हम पूरा खत्म कर देंगे। तो ये भारत की नीति है। एनएसजी, अब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की बात करते हैं। अभी आपने देखा था 2015 में इंडिया को बिल्कुल अपोज कर दिया था। तो एनर्जी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एनर्जी में 48 नेशंस हैं, और अगर एक नेशन भी ये बोल दे कि आप इस ट्रीटी का हिस्सा नहीं बन सकते, इस ग्रुप का हिस्सा नहीं बन सकते, तो नहीं बनता है वो। फिर एक भी नेशन अगर अपनी पावर इस्तेमाल कर दे, वहां पे चाइना ने अपोज कर दिया। चाइना का बोलना था कि अगर भैया हिंदुस्तान, एनर्जी बेसिकली न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियर टेस्ट को करने के लिए आपको फ्यूल चाहिए ना। अरे गाड़ी को चलाने के लिए जैसे फ्यूल होता है पेट्रोल, वैसे न्यूक्लियर एटम बॉम्ब या आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी चलाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। उसको कहते हैं यूरेनियम। इंडिया में यूरेनियम रिजर्व्स है ही नहीं, तो इंडिया को बेसिकली क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया एनर्जी का तो हिस्सा है नहीं। जितने भी एनर्जी नेशन है उन सबके पास अच्छी खासी रिजर्व में फ्यूल रहता है। तो ये जब यहाँ पे बात उठी तो कुछ देशों ने, ऑस्ट्रिया थी, न्यूजीलैंड थी, और मेन चाइना था, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, पाकिस्तान को भी हिस्सा बनाओ। अरे पाकिस्तान को कोई कैसे हिस्सा बना दे यार? आपने अभी जस्ट देखा कि इस्लामाबाद में क्या हालात है, कैसे कोई एक रिस्पॉन्सिबल नेशन तो हो। इंडिया एक बहुत रिस्पॉन्सिबल नेशन है, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। फिलहाल अच्छी बात यह होती कि एमटीसीआर, अगेन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, एमटीसीआर में इंडिया की एंट्री हो जाती है। ये 1987 में G7 कंट्रीज, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बनाई थी बेसिकली। और एमटीसीआर का रोल क्या होता है कि देखिए बहुत सी मिसाइल टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो आप दे नहीं सकते किसी को, लेकिन अगर आप एमटीसीआर में आ गए तो चीज़ें बिल्कुल एक्सचेंज हो जाती है। अगर आप इसका हिस्सा नहीं है तो थोड़ा सा एक झिझक होती है कंट्रीज़ के मन में कि यार अगर हम दें कि ना दें, अगर मान लो हमने दिया तो ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो जाए बाद में। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इंडिया ने ये सारी चीज़ें की, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम,
और इसके अंदर आने के बाद अब इंडिया अपनी मिसाइल्स को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, दे भी सकता है, वियतनाम को दे सकता है और भी कंट्रीज को दे सकता है, जो कि बहुत सालों से अग्नि जो पृथ्वी उनकी मिसाइल है भारत की, वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी। तो इन सबको दरकिनार करते हुए इतने ज्यादा सैंक्शंस थे इंडिया पे, आपको पता है। और उस समय 1960 से लेकर 1990 तक ये पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत का जो कंडक्ट होता है, जिसमें कलाम सर मेन लीडर होते हैं, कलाम सर के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं है। उस समय इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, पूरे आपका पूरा जो कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड की, वो इंडिया को बहुत ही मतलब वो तो चाह ही रहे कि किसी तरह न्यूक्लियर टेस्ट करे इंडिया और हम मतलब उनको बर्बाद करें। ऐसा कुछ था वहां पे इस समय, क्योंकि इंडिया एक शुरू से ही एक हमेशा इन सबके अपोज में रहा था, है ना। तो ये सारी चीजें थी। तो अब इन सबके बीच में किस तरह से कलाम सर ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, वो कहानी है। ये लास्ट स्लाइड है, देखिए बेसिकली क्या होता है कि इसके लीड हीरो तो इस मूवी के कलाम सर हैं, लेकिन जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं ना, वो विक्रम साराभाई हैं, सतीश धवन है। विक्रम साराभाई ग्रेट इंसान, ग्रेट लीडर्स, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला, सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड होता है साइंस के क्षेत्र में, फादर ऑफ इंडियन प्रोग्राम कहा जाता है। इसरो जो आज का है उसको विक्रम साराभाई से स्पेस सेंटर बोला जाता था पहले, उसी से कन्वर्ट होकर वो इसरो बना है। इन्होंने ही पूरा का पूरा चीजों को किया। सतीश धवन अनदर बिल्कुल विक्रम साराभाई की तरह। सतीश धवन आपको पता है सैटेलाइट सेंटर लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। उनकी डेथ के बाद ये नाम हुआ। सतीश धवन जब मरे थे, जब उनकी डेथ हुई थी, तो उनके नाम पे ही एज अ ट्रिब्यूट ये सैटेलाइट सेंटर का नाम रखा गया। दोनों बहुत ही गजब के लीडर, और दोनों ने अब्दुल कलाम को ग्रूम किया। अब्दुल कलाम खुद बताता है, कलाम सर ने विक्रम साराभाई को महात्मा गांधी ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम बोला है। विक्रम साराभाई ने सारे के सारे, देखिए कुछ महान लोग हैं, होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी देश की फिजिक्स डेवलप नहीं है, वो देश डेवलप नहीं हो सकता। तो विक्रम साराभाई ने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स को चलाए। 1971 में जब विक्रम साराभाई की डेथ होती है, तो सतीश धवन ने फिर टेक ओवर करते हैं, और वो भी एग्जैक्ट वही करते हैं जो विक्रम साराभाई करते हैं। और सतीश धवन एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। उनके पास इतनी डिग्रीज थी, एमए इन इंग्लिश, पीएचडी, बीटेक, एमएससी, बीएससी बहुत मल्टी टैलेंटेड थे सतीश धवन, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। विक्रम साराभाई भी और सतीश धवन तो मिल के कलाम सर को ग्रूम किया, कलाम सर को बनाया, कलाम सर को लीडर चुना कि तुम कंडक्ट करो मिशन। और मैंने बताया था आपको शुरू में कि बहुत फेलियर होते हैं इन सब एक्सपेरिमेंट्स में। इन सबको दरकिनार करते हुए कलाम सर के साथ खड़े हुए, और पूरी टीम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार जब पहला लैंडिंग क्रैश हुई थी हमारे रोहिणी सैटेलाइट की, तो सतीश धवन से जब पूछा गया था कि ये तो बहुत ही फेलियर लैंडिंग हो गई, आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो कलाम सर को हटाइए। तो सतीश धवन ने कहा था उनकी गलती नहीं, मेरी गलती है, मैं चेयरमैन हूं तो ये मेरी गलती है। ऐसे थे विक्रम साराभाई और सतीश धवन, बहुत ही महान इंसान थे। ज्यादा तो अब अभी इनके बारे में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, पढ़िएगा जरूर इनके बारे में। बहुत ही कमाल के ये कुछ ग्रेटेस्ट सोल्स थे, और जिन्होंने कलाम सर को उठा दिया। ठीक है, ये पार्ट 1 के एंड है। पार्ट 2 बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होगा। और पार्ट 2 देखिए, ये पूरी मूवी, ये इंटरवल हो गया और ये पूरी की पूरी मूवी की नींव तैयार हो गई। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। मिसाइल हिस्ट्री, इतनी परेशानियों के बावजूद कलाम सर ने किस तरह से अग्नि और पृथ्वी मिसाइल्स को बनाया, किस तरह से सारी चीजें कंडक्ट की, ऑपरेशंस, और कैसे भारत को एक गजब की डिफेंस टेक्नोलॉजी बना दिया गया, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।